हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग एक सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है RAC। ठीक है, RAC का फुल फॉर्म होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसे कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग नाम से ही आपको लग रहा है, रेफ्रिजरेशन जो आपके घर में फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज जिसको आप लोग बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर आखिर कैसे वर्क करता होगा, क्या होंगे इसमें, कितने इक्विपमेंट होंगे, मेन क्या पार्ट्स होंगे, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और फिर साथ ही साथ इसी सब्जेक्ट में एयर कंडीशनिंग के बारे में भी पढ़ेंगे कि एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम है जो आप घर में लगाते हैं, जो बड़े बड़े मॉल में लगा होता है, इंडस्ट्री में लगा होता है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगे होते हैं, ये जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है कितने टाइप का होता होगा, एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होगा वो उसमें मेन इक्विपमेंट्स या मेन पार्ट्स कौन कौन होंगे, ये सब के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है डियर, थोड़ा सा बातें समझते हैं रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर है और एक एयर कंडीशनिंग है। देखिए एक जनरल बात आपको बतलाते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। 100% उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, जो कि आप अपने इर्द गिर्द AC भी देख पा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर भी देखते हैं, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं जो भी हम थ्योरेटिकल बातें, प्रैक्टिकल बातें आपको बताएंगे उस चीज़ को आप वहाँ पे अप्लाई करके देख भी सकते हैं कि हाँ जो भी सर बताए वो बिल्कुल भी ऐसा ही कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए रेफ्रिजरेटर का बात करें, AC का बात करें, तो दोनों क्या करता है कि एक बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है बिलो सराउंडिंग टेम्परेचर। सिंपल बात में बात करें तो सिंपली ऐसा ही है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना है ना, मेंटेन करना बिलो द सराउंडिंग टेम्परेचर है ना, सराउंडिंग से कम टेम्परेचर पे मेंटेन करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस एंड द डिवाइस बाय विच वी कैन कैरी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेटर। जिस डिवाइस से ये प्रोसेस होता है उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेटर बोलेंगे। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब रेफ्रिजरेटर जो है उसे बाहर में यदि टेम्परेचर मेरा 40 डिग्री सेल्सियस होगा, सपोज कीजिए 35 डिग्री सेल्सियस होगा, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर में 0 डिग्री भी कर सकते हैं, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल भी ऐसा ही कर पा रहे हैं ना। तो डेफिनेशन तो वही है, मेंटेन करना, सराउंडिंग से कम टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब मेंटेन करने में ऑब्वियस है कि कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट लगे होंगे, कुछ पार्ट्स होंगे, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी आपका मेंटेन रह रहा है बिलो सराउंडिंग टेम्परेचर। अब कहेंगे सर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी तो सेम काम होता है, हम कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो क्या एयर कंडीशनिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेटर सेम है क्या? नहीं डियर, ये दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर है। बेसिक अंतर में सबसे पहले डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक अंतर समझिए कि जो रेफ्रिजरेटर को ऐसे डिजाइन किया जाता है डियर कि वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस भी मेंटेन कर सकता है आपका टेम्परेचर, क्योंकि रिक्वायरमेंट होगा, आप फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, आपका मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होगा, आपके केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन, मान लीजिए यहाँ से आपको एक जगह से दूसरे जगह पे कोई मेडिसिन ले जाना है, कुछ फूड ले जाना है, तो फूड को कौन प्रिजर्व रखेगा, क्योंकि फूड क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, फूड ख़राब हो जाएगा डियर। तो वैसी कंडीशन में रेफ्रिजरेटर यूज किया जाता है। व्हीकल में क्या लगा रहता है, एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ होता है। ठीक है, उस रेफ्रिजरेटर में फूड को रख देते हैं तो 100% प्रिजर्व रहता है, जैसा रखते हैं वैसा ही बिल्कुल भी होता है। तो टेम्परेचर कम करने के लिए कुछ इक्विपमेंट भी होंगे, तो उन इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। AC और रेफ्रिजरेटर में ये फ़र्क है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम 0 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो मेंटेन कर लेता है, लेकिन एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डिज़ाइन जो किया हुआ है उसका डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ होता है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है आपका रूम टेम्परेचर तक या थोड़ा बहुत रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर तक वो मेंटेन कर सकता है। यदि आप एयर कंडीशनिंग में चाहें कि हम 0 डिग्री या माइनस टेम्परेचर उसमें सेट कर ले तो ऐसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसका डिज़ाइन ऐसा किया हुआ है। लेकिन दोनों का काम है कि टेम्परेचर को सराउंडिंग से कम रखना, दोनों का काम है टेम्परेचर को सराउंडिंग से
कम रखना। दोनों में जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, बेसिकली 4 इक्विपमेंट होते हैं मेन। एक होता है इवापोरेटर, दूसरा होता है कंप्रेसर, और तीसरा होता है कंडेंसर, और 4th नंबर में होता है एक्सपेंशन वाल्व, जिसको एक्सपेंशन डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, ये 4 मेन होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्किट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो चलिए अब लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट आखिर क्या है, इसको अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो सब्जेक्ट का नाम है वो है RAC। RAC का जो फुल फॉर्म है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। RAC का फुल फॉर्म है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। देखिए सब्जेक्ट का नाम ही है RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हर तरह से जो भी रेफ्रिजरेशन का होता होगा, जितना भी VCRS, VARS, पूरा क्लियरली सारे चीज़ हम पढ़ लेंगे, ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन। उसके बाद हम लोग फर्दर मूव करेंगे किसमें, एयर कंडीशनिंग में। तो एयर कंडीशनिंग क्या होता है, एयर कंडीशनिंग भी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, कब, रेफ्रिजरेशन भी। लेकिन एयर कंडीशनिंग का डेफिनेशन में है कि एयर कंडीशनिंग में आपका टेम्परेचर भी मेंटेन होता है डियर, एयर का प्योरिटी भी मेंटेन होता है, ह्यूमिडिटी भी मेंटेन होता है, और ये सब साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। एक साथ जब एयर का टेम्परेचर, एयर का प्योरिटी और ह्यूमिडिटी मेंटेन हो तो उसको हम कहेंगे एयर कंडीशनिंग। और फिर उस तरीके का कमरा या फिर हॉल जो भी चीज़ें होगा उसको बोलेंगे एयर कंडीशनड रूम बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और साथ ही साथ प्योरिटी का भी ख्याल रखा गया है। हर एक चीज़ जो कि ह्यूमन कंफर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, सबसे पहले रेफ्रिजरेशन डियर। तो रेफ्रिजरेशन को बोले तो कैसे हम समझेंगे, रेफ्रिजरेशन इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, है ना, एट लोअर टेम्परेचर देन सराउंडिंग। यानी रेफ्रिजरेशन इज नथिंग बट इट इज ए प्रोसेस। देखिए ऐसे लिखेंगे सिंपली डियर, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, मजे में हम लोग इसको पढ़ लेंगे, खत्म भी कर देंगे जल्दी से। इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ए बॉडी at lower temperature than surrounding temperature। देखिए सिंपली कर सकते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज ए प्रोसेस या इट इज ए साइंस, है ना, इट इज ए साइंस इन विच वी मेंटेन ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर देन सराउंडिंग। अब तरह तरह से बोल सकते हैं, ये एक क्या है, एक साइंस ही तो है ना, एक साइंस ही तो है जो कि मेंटेन करता है एक बॉडी को लोअर टेम्परेचर में देन सराउंडिंग। तो आखिरकार लोअर टेम्परेचर में मेंटेन करेगा तो आपके मन में आएगा कि सर लोअर टेम्परेचर में मेंटेन तभी हो पाएगा, तभी पॉसिबल है जब ये आपका क्या होगा डियर, एक रेफ्रिजरेटर नाम से होगा, एक रेफ्रिजरेटर मान लीजिए। ये तो हो गया रेफ्रिजरेशन, कि रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है लोअर देन सराउंडिंग। रेफ्रिजरेटर क्या है, तो रेफ्रिजरेटर इज ए डिवाइस, है ना, रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर इज ए डिवाइस विच मेंटेन्स ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर देन सराउंडिंग। ये एक डिवाइस है और यही मेंटेन करने का काम करता है एक बॉडी के टेम्परेचर को लोअर देन सराउंडिंग। तो यहाँ से एक बात आपको मन में आ रहा होगा कि सर इस तरह से आप बात बोल रहे हैं रेफ्रिजरेशन के बारे में, इसका मतलब कहीं ना कहीं तभी उस बॉडी का टेम्परेचर लोअर रहेगा जब उसके बॉडी के टेम्परेचर को हम कम करेंगे, यानी कि उस बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, हीट को रिमूव करेंगे। विदाउट हीट रिमूव किए, यानी हम हीट को रिमूव ना करें तो उस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लोअर सराउंडिंग से कभी नहीं होगा, होगा क्या ऐसा, आप सोचिए। यानी कि ये सपोज कीजिए डियर कि ये एक बॉडी है आपका, है ना, ये बॉडी है या फिर एक चैम्बर होगा, तो इस बॉडी के टेम्परेचर को हम कह रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर लोअर है, यानी TL स्टैंड्स फॉर लोअर टेम्परेचर। तो ये बॉडी का टेम्परेचर लोअर है देन सराउंडिंग। देखिए ये आपका सपोज कीजिए कि ये क्या है आपका सराउंडिंग हो गया ना, ये सराउंडिंग हो गया, तो सराउंडिंग या फिर ये बॉडी है, ये आपका हो सकता है आपका
क्या होगा, ये बॉडी ना होकर के रेफ्रिजरेटर का चैम्बर भी होगा। आगे फर्दर उसमें हम बातें करेंगे, अभी सिंपली समझिए बॉडी ही सराउंडिंग है। तो यहाँ से देखिए हम डायरेक्शन दिखाएं डियर। तो रेफ्रिजरेटर क्या है, तो रेफ्रिजरेटर कुछ नहीं है। रेफ्रिजरेटर क्या है, यदि को पूछे कि व्हाट इज रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर तो आपको बोलना है इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which maintains ये बॉडी at lower temperature है ना, at lower temperature then surrounding, क्योंकि आपके देन सराउंडिंग टेम्परेचर, क्योंकि आपके मन में आए कि रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है एक बॉडी को लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करने का, देन सराउंडिंग। तो आखिर वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कौन करेगा, कोई तो होगा, कोई तो मशीन होगा, कोई तो डिवाइस होगा जो उस प्रोसेस को कैरी आउट करता होगा, जो उस प्रोसेस को करता होगा। तो उसी डिवाइस का नाम है आपका क्या, रेफ्रिजरेटर। तो देखिए रेफ्रिजरेटर एक लगा हुआ है। अब रेफ्रिजरेटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं हम फर्दर डिस्कस करेंगे डियर। अभी समझिए कि रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर क्या किया, तो देखिए इस बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट किया, इस बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट किया, और जब बाहर निकालेगा तो हायर हीट होगा, यानी कि हीट यहां से कह सकते हैं हीट रिमूवर, है ना, हीट रिमूवर। और हीट देखिए हीट रिमूवर, हीट लोअर टेम्परेचर मेंटेन किया, यानी इसको लोअर हीट बोलेंगे, ये क्या होगा, हायर हीट होगा। तो हीट यहाँ से क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, इस बॉडी से हीट को बाहर निकाल दिया, इस बॉडी से हीट को बाहर निकाला। ये कौन किया, तो ये रेफ्रिजरेटर किया, ये ऑब्वियस है रेफ्रिजरेटर किया, है ना। और रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस का नाम है, अभी तक इतने समझे। और ये फिर क्या कर दिया, बाहर की तरफ उस हीट को बाहर फेंक दिया, है ना, एटमोस्फेयर में, यानी कि सराउंडिंग में, उस बॉडी के बाहर में उस हीट को क्या कर दिया, फेंक दिया बाहर में एक्सट्रैक्ट कर दिया, बाहर में रिलीज कर दिया उसको, ठीक है। तो ये बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। जब लोअर हो जाएगा टेम्परेचर इस बॉडी का, तो कैसे क्या हो जाएगा, ये इसी को तो बोलते हैं, यही तो काम करता है। ये काम कौन करता है, रेफ्रिजरेटर ही करता है, ये काम रेफ्रिजरेटर। यानी अब कहेंगे कि रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस तभी होगा जब किसी बॉडी से हीट को क्या किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, है ना। यानी कि आप यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं, इट इज डन, यानी रेफ्रिजरेशन, है ना, रेफ्रिजरेशन इट इज डन बाय एक्सट्रैक्टिंग, देखिए इट इज डन बाय एक्सट्रैक्टिंग द हीट फ्रॉम ये बॉडी विच इज टू बी कूल्ड, विच इज टू बी कूल्ड। देखिए ये क्या, ये कब होगा, इट इज डन बाय एक्सट्रैक्टिंग द हीट फ्रॉम ए बॉडी, एक बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, विच इज टू बी कूल्ड, जिसको क्या करना है, आपको ठंडा करना है, जिसको ठंडा करना है। अब ये काम जो एक्सट्रैक्ट करने का काम, वो एक्सट्रैक्ट करने का, हीट एक्सट्रैक्ट करने का जो काम है, वो एक डिवाइस करता है, उसी डिवाइस का नाम है रेफ्रिजरेटर। चलिए यहाँ से आप समझिए, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा उम्मीद है। इसी डिवाइस का नाम क्या है, रेफ्रिजरेटर है, उसी डिवाइस का नाम रेफ्रिजरेटर है जो हीट को एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। अब आप कहेंगे सर जब हीट को कोई एक्सट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियस है कि वो बाहर से उस पर कहीं काम करना पड़ रहा होगा, अपने आप तो रखा तो ऐसा होगा नहीं, बाहर से कुछ काम करना पड़ रहा होगा। तो डियर आप समझते हैं, हम लोग आगे कुछ नेक्स्ट बातें समझते हैं इसी में। देखिए ये जो है एक्चुअली में तो एक रेफ्रिजरेटर नाम से था, रेफ्रिजरेटर है ना। रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा था, तो हीट को क्या कर रहा था, एक बॉडी से आपका क्या कर रहा था, हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा था। एक बॉडी है, टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, लोअर टेम्परेचर, यहाँ पे हीट को क्या कर रहा है, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि बोलेंगे हीट एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे हायर हीट होगा QH, और ये क्या है आपका सराउंडिंग होगा, सिंपली सराउंडिंग। देखिए फर्दर सराउंडिंग को बोला जाएगा सोर्स, इसको बोल सकते हैं आप सोर्स, और इसको टेक्निकली बोला जाता है सिंक। यानी सिंक से सोर्स के तरफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड, यहाँ पे कह सकते हैं आप कि हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंक टू सोर्स,
फ्रॉम सिंक्स टू सोर्स बाय ए डिवाइस कॉल्ड रेफ्रिजरेटर, बाय ए डिवाइस कॉल्ड रेफ्रिजरेटर टू मेंटेन ये बॉडी एट लोअर टेम्परेचर देन सराउंडिंग। फिर उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से आप आसान तरीके से इस बात को समझ रहे होंगे कि वही डिवाइस जो एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है, मेंटेन रखने के लिए बॉडी को लोअर टेम्परेचर में, उसी को रेफ्रिजरेटर बोला जाता है, उसी को रेफ्रिजरेटर। चलिए यहाँ से कुछ बातें करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो RAC सब्जेक्ट है, ये RAC क्या है, आपका डिपेंडेंट है। यहाँ से आपको बहुत बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि RAC का जो कॉन्सेप्ट है ये किस प्रिंसिपल पे चल रहा है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्लॉसियस पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में है ये कि रेफ्रिजरेटर ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कब पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल भी आपका डियर आपका थर्मल इंजीनियरिंग में इस बात को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए एक आगे आएगा और भी, हीट पंप इज आल्सो बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हीट पंप भी जो है वो सेकेंड लॉ, इसको अच्छे से नोट कर लेना है कॉपी में। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जो ये दोनों है, ये दोनों बिल्कुल भी आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा आपको रिकॉल कराते हैं डियर, थोड़ा सा आपको रिकॉल कराते हैं, प्रीवियस बातें रिकॉल कराते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो था वो दो स्टेटमेंट था। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप बिल्कुल भी अब प्रीवियस जाकर के आप चीज़ों को ये पढ़ ले पहले, ठीक है। क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कितना स्टेटमेंट था, एक कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था डियर, और एक आपका क्या था, क्लॉसियस का स्टेटमेंट था। कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट पे जो था, कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट पे वो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे एक्चुअली में। कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट पे कौन कौन बेस्ड था आपका, तो कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट पे जो था वो बेस्ड था आपका हीट इंजन। कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट में क्या था, थोड़ा सा प्रीवियस बातें को लिख देते हैं। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से ही आपका क्या आया था डियर, तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से ही ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, इससे क्या आया था, हीट इंजन। यानी इंजन जो होता है ये कैसा होता है, पॉजिटिव डिवाइस होता है। ये सब बातें पहले ही पढ़े हैं आप थर्मल इंजीनियरिंग में। इंजन एक पॉजिटिव डिवाइस है, और इंजन क्या है, पॉजिटिव डिवाइस, यानी कि इंजन क्या होता है, पावर प्रोड्यूसिंग। ये कैसा होता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव बोला गया, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। जैसे इंजन में आपका हो गया पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, है ना, ये सब CNG वगैरह, जो ये सब बातें करते हैं। इंजन जितना भी एयरक्राफ्ट में इंजन लगा हुआ होगा, लोकोमोटिव में जो इंजन लगा होगा, सारा क्या है, हीट इंजन ही है। ये थर्मल इंजीनियरिंग में आप पढ़े हैं, तो इसको पावर प्रोड्यूसिंग इसीलिए पॉजिटिव डिवाइस बोला जाता है। आपको रिकॉल करा देना है, ये कैल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट पे ही था। क्या स्टेटमेंट है, प्रीवियसली थोड़ा इसको देखते हैं। और इसी में क्या था आपका, कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट में एक और स्टेटमेंट था, वाह याद आ गया, है ना, क्या था, क्लॉसियस स्टेटमेंट था। क्या था, बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट। एक क्लॉसियस, साइंटिस्ट का नाम है, क्लॉसियस स्टेटमेंट था। और क्लॉसियस स्टेटमेंट से ही आप धीरे धीरे आपको याद आ रहा होगा डियर, उम्मीद करते हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट पे जो बेस्ड था वही आपका क्या बेस्ड था, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग एंड जो था वो हीट पंप, एक था हीट पंप।
रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, हीट पंप, ये सब जो था वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्लॉसियस स्टेटमेंट पे बेस्ड था, क्लॉसियस स्टेटमेंट पे बेस्ड था। ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे हैं। अब यही रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेशन के बारे में हम इस चैप्टर में पूरा स्टडी करेंगे, ठीक है। थोड़ा आज इंट्रोडक्शन टाइप का था चीज़ें, फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए थोड़ा सा आपको रिकॉल भी करा दिए। अब यहाँ से आपको धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, याद आ गया होगा कि क्या था नहीं था। रेफ्रिजरेटर, एसी एंड हीट पंप। अब ये जो होता है इसी को बोलते हैं नेगेटिव डिवाइस। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव डिवाइस। जैसे ये पॉजिटिव था लेकिन ये सब क्या होता है, नेगेटिव डिवाइस होता है। क्यों नेगेटिव बोला गया है, इसीलिए कि क्या होता है, इससे थ्रू क्या होता है कि ये पावर एब्जॉर्बिंग है। ये पावर देखिए, पावर प्रोड्यूसिंग नहीं है हीट इंजन की तरह, ये कैसा है, पावर एब्जॉर्बिंग, है ना, पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। ये सारा क्या करता है, तो पावर एब्जॉर्ब करता है। मान लीजिए आपको रेफ्रिजरेटर चलाना है डियर, विदाउट प्लग लगाए क्या रेफ्रिजरेटर रन करता है क्या, विदाउट प्लग लगाए क्या एसी रन करता है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या ठंडी के दिन में आप हीट पंप चलाते हैं, हीट पंप क्या करता है, पंपिंग करता है, हीट को पंप करता है। तो हीट पंप क्या विदाउट प्लग लगाए चलता है क्या, नहीं, यानी कि पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, किसी दूसरे के पावर पे डिपेंड करता है। किसी दूसरे के पावर का मतलब क्या हुआ, यही इंजन के पावर, इंजन की पावर से एक्सटर्नल इंटरनल इंजन हो सकता है, यही इसी के पावर पे डिपेंड करेगा। यानी केल्विन से ही क्लॉसियस चलेगा, केल्विन से जो डिवाइस बना वो क्लॉसियस के डिवाइस चलेगा, रन करेगा। क्लियर है। तो यहाँ से थर्मल इंजीनियरिंग में ये सारी बातें को क्लियरली हम बता चुके हैं, बिल्कुल भी क्लियरली सारा बात बता चुके हैं। तो रेफ्रिजरेटर पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है, यानी नेगेटिव डिवाइस होता है। कुछ और भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लें तो इसका जो साइकिल होगा ना, जो साइकिल बनता है, ये केल्विन से जो साइकिल बनता है, थोड़ा नॉलेज के लिए, वो साइकिल कैसा होगा, साइकिल आपका सारा जो होगा वो साइकिल कैसा होगा, क्लॉकवाइज साइकिल होता है, क्लॉकवाइज साइकिल होगा। यानी साइकिल का मतलब होगा जो प्रोसेस होता है किसी में, जैसे मान लीजिए हम हीट इंजन में एक ऑटो साइकिल का एग्जाम्पल लें, है ना, जो कि पावर इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़े हैं। तो ऑटो साइकिल का एग्जाम्पल लेंगे तो ऑटो साइकिल का क्या था, चार प्रोसेस में क्या क्या होता है, सक्शन, कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन को पावर स्ट्रोक भी बोला जाता है, लास्ट वन इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो चार जो प्रोसेस है, चारों प्रोसेस को आप दिखाते हैं, पीवी डायग्राम में दिखाते हैं, टीएच डायग्राम में दिखाते हैं, है ना। तो जब वहाँ पे दिखाते हैं, जो साइकिल बनाते हैं, आप गौर कीजिएगा, साइकिल 100% कैसे आप बनाते हैं, क्लॉकवाइज सेंस में होता है। जो साइकिल बनता है थर्मोडायनेमिक साइकिल जिसको बोलते हैं, साइकिल कैसा बनता है, तो क्लॉकवाइज बनता है। लेकिन जो अब हम लोग आरएसी में जो पढ़ने वाले हैं, यानी रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर के लिए साइकिल बनाएंगे, है ना, साइकिल बनाएंगे, जैसे VCRS साइकिल होगा, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, VARS होगा, वेपर एब्जॉर्प्शन, कार्नोट, रिवर्स कार्नोट साइकिल होगा, क्योंकि इसमें कार्नोट आता है, इसमें क्या आएगा, रिवर्स कार्नोट साइकिल आएगा, बेल कॉलेमन साइकिल आएगा, ये रेफ्रिजरेशन के, इस तरह नंबर ऑफ साइकिल्स आएगा। अभी तो स्टार्ट हुआ लेक्चर, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो जो साइकिल बनेगा, बस इतना बात आपको बता देते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा इस बात को। तो जो साइकिल बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ध्यान दीजिएगा दोनों में फर्क। हीट इंजन पॉजिटिव डिवाइस, रेफ्रिजरेटर नेगेटिव। इसमें जो साइकिल बनेगा, जिस साइकिल पे ये बेस्ड होगा रेफ्रिजरेटर, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनेगा। लेकिन हीट इंजन जो होगा वो कैसे साइकिल बनेगा, थर्मोडायनेमिक साइकिल। आप समझिएगा, साइकिल का मीनिंग थर्मोडायनेमिक साइकिल, वो कैसे होगा, क्लॉकवाइज साइकिल बनेगा। ये पावर प्रोड्यूसिंग और ये पावर एब्जॉर्बिंग। चलिए इसके बाद अब हम आते हैं फर्दर, इसी टॉपिक पे आते हैं। चलिए, तो अभी आपका ये रेफ्रिजरेटर बना हुआ है। रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है जो किसी भी बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, बाहर की तरफ हीट को क्या करता है, रिलीज करता है। उस तरह से बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है लोअर देन सराउंडिंग, और इसी प्रोसेस को कहते हैं रेफ्रिजरेशन प्रोसेस बोलते हैं। अभी आप देख लीजिए, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है, उसमें भी क्लॉसियस के स्टेटमेंट पे बेस्ड है। इतना बात आपको पता चल गया, उसमें भी किस पे बेस्ड है, क्लॉसियस स्टेटमेंट पे बेस्ड है। अब हम यहाँ से समझते हैं कि रेफ्रिजरेटर में मेन इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं। यानी मेन इक्विपमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, मेन इक्विपमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर समझिए, मेन इक्विपमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, मेन इक्विपमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। देखिए कौन कौन से मेन इक्विपमेंट्स होते हैं रेफ्रिजरेटर के। तो मेन इक्विपमेंट्स में होगा
4 मेन इक्विपमेंट्स होते हैं। देयर आर फोर मेन इक्विपमेंट्स, मेन पार्ट्स, है ना। कौन कौन? तो देखिए फर्स्ट वन इज इवापोरेटर। हम सभी के बारे में 1 by 1 पढ़ेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मेरा होगा या नेक्स्ट यूनिट में होगा। इवापोरेटर, बस इतना बात याद रखिए कि इवापोरेटर जो है एक मैकेनिकल हीट एक्सचेंजर है। मैकेनिकल हीट एक्सचेंजर, HE, जो कि थर्मल इंजीनियरिंग में आप हीट एक्सचेंजर क्या होता है आप बात समझ में। हीट एक्सचेंजर का मतलब होता है हीट एक्सचेंज करना, यानी कि हीट एक्सचेंज कैसे होता है, अपने आप हीट एक्सचेंज कैसे होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट एक्सचेंज होता है। तो खैर अभी मैकेनिकल हीट एक्सचेंजर है, मतलब इसमें हीट एक्सचेंज वाला प्रोसेस होता है। बी जो होगा वो होता है, देखिए ये इसी टाइप से याद रखना है, कॉम्प्रेसर। इवापोरेटर के बाद कौन कनेक्टेड होगा? कॉम्प्रेसर होगा, ठीक है, कॉम्प्रेसर। और कॉम्प्रेसर में इतना याद रखना है, इनपुट जो होगा, इनपुट इज गिवन टू दिस। ये बात याद रखिएगा कि जो भी इनपुट होता है ना, जो भी हम प्लग इन करते हैं, जो भी रेफ्रिजरेटर को रन कराना है, तो रेफ्रिजरेटर चलाए तो जो इनपुट दिए बिल्कुल भी, वो इनपुट किस में जाता है आपका? कंप्रेसर में। इनपुट कहाँ पे? कंप्रेसर में, ठीक है, कंप्रेसर को ही, इवापोरेटर को नहीं। सी में जो आपका होगा वो होगा कंडेंसर। सी में क्या होगा? कंडेंसर होगा। कंडेंसर भी एक मैकेनिकल हीट एक्सचेंजर है, और लास्ट वन जो होगा, क्योंकि 4 होता है मेन पार्ट, तो लास्ट वन जो आपका होगा वो लास्ट वन होता है आपका एक्सपेंशन। देखिए क्या होता है? एक्सपेंशन वॉल्व होता है। देखिए इवापोरेटर का टाइप, कंप्रेसर का टाइप, कंडेंसर का टाइप, एक्सपेंशन वॉल्व का टाइप, सबका डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन आने वाला लेक्चर में। एक्सपेंशन वॉल्व क्या करता है? इट इज, शॉर्टकट आ जाइए, इट इज used to reduce the pressure of refrigerant. It is used to रेफ्रिजरेंट क्या है यहाँ पे? थोड़ा बातें यहाँ पे सीख लेते हैं। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? वर्किंग फ्लूइड होता है। आप इतना बात अब याद रखें, क्योंकि रेफ्रिजरेंट का टाइप वगैरह सब चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मजे में खुशी पढ़ेंगे। वर्किंग फ्लूइड ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है। ये रेफ्रिजरेटर में एक वर्किंग फ्लूइड होता है, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, उसी को क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। ये 4 हो गया आपका मेन पार्ट्स हो गया, या मेन इक्विपमेंट्स हो गया। अब जो होता है, आप यदि सोचे कि रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस जो है, और रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस कितने तरीके से हो सकता है, तो आप कहेंगे कि सर जनरली हम देखें कि रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस जो है वो 3 वे में हो सकता है। द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन 3 वेज। कौन? तो फर्स्ट तरीका जो हो सकता है वो आपका हो सकता है सब्लिमेशन की वजह से हो सकता है आपका, है ना, सब्लिमेशन की वजह से हो सकता है। और सेकेंड जो आपका हो सकता है वो आपका किसकी वजह से हो सकता है? मेल्टिंग की वजह से हो सकता है। सेकेंड जो आपका हो सकता है वो बाय मेल्टिंग ऑफ सॉलिड हो सकता है। और फर्स्ट जो हो सकता है वो आपका क्या हो सकता है? सब्लिमेशन के प्रोसेस से। और थर्ड जो हो सकता है बाय इवापोरेशन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक का यहाँ हेडिंग देंगे और बताएंगे आपको कि क्या होगा। तो आपको यहाँ से बता रहे हैं कि आपका रेफ्रिजरेशन प्रोसेस is carried out by following 3 वेज। कितने तरह से हो सकता है रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस? तो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग 3 वेज। ये 3 तरीके से हो सकता है। तो 3 तरीका में जो आपका हेड है वो फर्स्ट वाला क्या है? तो फर्स्ट वे क्या हो सकता है? बाय मेल्टिंग, है ना, बाय मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड का मतलब क्या हुआ? सॉलिड से क्या बनेगा? लिक्विड। इसी को क्या बोलते हैं? मेल्ट होना।
तो बाय मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, समझिए चीज़ों को। जैसे कि आप अपने गांव घर में चीज़ों को देखे होंगे कि जब आइसक्रीम बेचने वाला जो आता है साइकिल पे, तो आइसक्रीम वाला क्या करता है, डेरा बचपन में ये चीज़ देख चुके हैं कि आइसक्रीम जो रखी रहता है उसका चैम्बर में बाहर से क्या डाला हुआ रहता है, तो आइस डाला हुआ रहता है, ठीक है, जो कि आइस ऑलरेडी जो है आपका रेफ्रिजरेटर में बना हुआ आइस होता है, जो रेफ्रिजरेटर बना करके और फिर उसके बाद बाहर के चैम्बर में उसको रख दिया जाता है, ताकि क्या होगा कि आपका जो आइसक्रीम है उसको मेल्ट होने से बचाएगा, वो प्रिवेंट करेगा फ्रॉम मेल्टिंग, है ना, टू मेल्टिंग, प्रिवेंट करेगा, उसको रोकेगा मेल्ट होने से। तो बाय मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड के मेल्ट होने से भी आपको क्या मिलेगा, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, यानी रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस हम वहाँ भी बोलेंगे, यानी उससे भी आप रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आइस आपका पिघल रहा है, आइस मान लीजिए आइस का बड़ा सा टुकड़ा डियर आइस लाए और बड़ा सा टुकड़ा जो है वो क्या किए, कमरे के अंदर में रख दिए, वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, कमरे का हीट एब्जॉर्ब करेगा, आपका हीट एब्जॉर्ब करेगा, और आइस धीरे धीरे क्या होगा डियर, ग्रेजुअली आपका मेल्ट होने लगेगा। डायरेक्ट तो मेल्ट नहीं होगा, मेल्ट होने लगेगा, लेकिन जो मेल्ट होगा आइस, जैसे जैसे आइस मेल्ट होगा आपको कूलिंग इफेक्ट भी देगा। क्यों? क्योंकि आपका हीट जो है वो बिल्कुल भी अपने में एब्जॉर्ब कर लिया, यानी हीट कंटेंट आप में जो है, कमरे में जो है डियर, यानी किसी भी बॉडी में है, जिस बॉडी को आप कूल कर रहे हैं उसका बॉडी का हीट कंटेंट कम हो रहा है, तो हीट कंटेंट कम होगा, एक्सट्रैक्ट होगा हीट बॉडी से, तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर हीट क्या है, टेम्परेचर का ही फंक्शन है, हीट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना, ये बात आप याद रखते हैं। तो एक ये प्रोसेस हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, बाय सब्लिमेशन, बाय सब्लिमेशन, सेकंड क्या हो सकता है डियर, तो बाय सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, बाय सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड। तो देखिए सॉलिड का सब्लिमेशन का मतलब क्या होगा, सब्लिमेशन आप जानते हैं, सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड का जो है ना वो डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट देखिए सॉलिड का डायरेक्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। यदि सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इससे क्या होगा, आपको ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस से भी आपको क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, यानी कि रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस है, यानी रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस करने का मतलब बॉडी को मेंटेन रखेगा, जैसे जैसे सब्लिमेशन होगा वैसे वैसे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। और थर्ड जो है, और थर्ड जो प्रोसेस है या थर्ड जो रेफ्रिजरेशन का मेथड है, प्रोसेस है, यही प्रोसेस एक्चुअली में अभी के टाइम में मोस्टली यूज किया जाता है। यानी इस प्रोसेस को क्या है, ये आप कह सकते हैं कि मोस्टली यूज्ड वाला है, ये मोस्टली यूज्ड प्रोसेस है, ये मोस्टली यूज्ड प्रोसेस है। तो थर्ड क्या है डियर, तो थर्ड जो है बहुत ही बढ़िया सा है, ये आपका बाय इवापोरेशन, क्या है, बाय इवापोरेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का क्या हो, इवापोरेशन। अब लिक्विड जो होगा वो कौन होगा, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर में एक वर्किंग फ्लूइड होगा जिसका नाम होगा रेफ्रिजरेंट होगा। तो बाय इवापोरेशन की वजह से भी आपको क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, यानी रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस होगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। इसीलिए आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसमें रेफ्रिजरेंट का जो होगा, रेफ्रिजरेंट इवापोरेट होगा, यानी रेफ्रिजरेंट का वाष्प बनेगा, है ना, रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में जो होगा वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यानी इवापोरेशन का मतलब होता है लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट होना, है ना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, यानी कि क्या हो गया, ये इवापोरेशन का प्रोसेस हो गया। तो इवापोरेशन वाला ही मोस्टली यूज्ड होता है। आप अभी तक उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत मजे में चीज़ों को सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, अब सही से पढ़ पा रहे हैं, सही से समझ पा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है डियर, नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि इसका एप्लीकेशन आखिर कहाँ पे होगा। ढेरों सारा एप्लीकेशन है, फूड प्रिजर्व करने में इसका एप्लीकेशन हो सकता है, मेडिकल इंडस्ट्रीज में हो सकता है कि नहीं। तो आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, हम आपको बोल देते हैं, डिक्टेट कर देते हैं। आपका कहाँ पे एप्लीकेशन हो सकता है, एप्लीकेशन बहुत जगह पे है, जिसमें से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आपका इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होगा, डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम होगा, इसमें होगा, और आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होगा, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर होगा, उसमें होगा इसका एप्लीकेशन, है ना।
और आपका क्या केमिकल इंडस्ट्री में होगा, आपका मेडिकल साइंस में होगा, है ना। कुछ दवा होता है डियर, जिसको आप देखे होंगे कि बोलता है इसको आपको 10 डिग्री सेल्सियस में रखना है, 5 डिग्री सेल्सियस में रखना है। तो डियर विदाउट रेफ्रिजरेटर क्या ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप 10-5 डिग्री में माइनस में रखना है आपको, माइनस टेम्परेचर में। तो क्या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर माइनस है क्या? नहीं ना, हर जगह तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे रखेंगे आप? तो आप क्या खरीद के लाएंगे? रेफ्रिजरेटर। और खुशी खुशी आप रखेंगे उसमें, बिल्कुल भी माइनस में रहेगा मेंटेन आपका टेम्परेचर। तो आपका 10 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस में आप बिल्कुल भी रख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन भी कुछ समझ ही गए होंगे। मेडिकल साइंस में आपका हो सकता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में हो सकता है, कुछ कंस्ट्रक्शंस वर्क में भी होता है जो कि मिसलेनियस एप्लीकेशंस कर सकते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कुछ केमिकल को रखना होता है, वही कंस्ट्रक्शन के काम है। तो ETC इस टाइप से क्या होगी आपका ये सब एप्लीकेशन। अब हम लोग डिटेल में थोड़ा सा बातें को समझते हैं। रेफ्रिजरेशन का जो प्रोसेस था, जो हम बताए कि रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है, उसी में आपको पढ़ना है कि COP क्या होता है, इक्विपमेंट के बारे में पढ़ लिए। तो अब रेफ्रिजरेटर का मान लीजिए आपको परफॉर्मेंस पूछा जाएगा। जैसे आप रेफ्रिजरेटर मार्केट में खरीदने जाते हैं डियर, तो आप देखते हैं 3 स्टार रेफ्रिजरेटर, 4 स्टार, 5 स्टार। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या होता है, चीज़ें को थोड़ा यहाँ पे समझते हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए, तो रेफ्रिजरेटर, कोई भी रेफ्रिजरेटर जो होगा आपका, कोई भी रेफ्रिजरेटर होगा, वो कोई भी रेफ्रिजरेटर कैसे ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले ये एक्चुअली में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पर फिर भी एक आइडिया आपको देते हैं कि ये आपका हो गया रेफ्रिजरेटर, इसका नाम दे दिए, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में एक आपका लगा हुआ होता है जिसका नाम है इवापोरेटर। क्या नाम है? इवापोरेटर। अब लिख लीजिएगा। सेकेंड जो है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये है कंप्रेसर। ये एक ब्लॉक डायग्राम है डियर, कंप्रेसर। और एक यहाँ पे है, उसका नाम है क्या? कंडेंसर, है ना। और एक इस जगह पे है लगा हुआ, इसका नाम क्या है? एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व है। तो होता कैसे है देखिए, इवापोरेटर हो गया, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका होगा रेफ्रिजरेटर का चैम्बर। रेफ्रिजरेटर चैम्बर, ये रेफ्रिजरेटर चैम्बर है। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि इसी के टेम्परेचर को क्या रखना होता है? कम रखना होता है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे सिंक, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा? लोअर होगा। यहाँ से क्या होगा? लोअर हीट। और फिर इसके बाद जो है, इसके बाद क्या होता है, तो देखिए इसके बाद आपका आगे में इधर जो होगा, ये क्या होगा? एटमॉस्फेयर होगा। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ? यही आपका सराउंडिंग होगा डियर, सराउंडिंग होगा ये। तो यहाँ का टेम्प, इसको बोलेंगे सोर्स। इसको क्या बोलेंगे? सोर्स। इसका टेम्परेचर क्या होगा? तो हायर होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा? QH होगा। ये देखिए साइकिल इस तरह से रन करता है, और इसी का नाम क्या है आपका? रेफ्रिजरेटर नाम है। ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना है आपको VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का PH डायग्राम, PV डायग्राम, TH डायग्राम, हर एक चीज़, और कुछ न्यूमेरिकल भी, ये सब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। फिर भी एक आइडिया आपको हो जाए फर्स्ट लेक्चर में कि होता क्या है। एक रेफ्रिजरेटर जो है वो सबसे पहले हीट एक्सट्रैक्ट करता है और अपने तरफ हीट को खींचता है। हीट एक्सट्रैक्ट करने के बाद रेफ्रिजरेटर के चैम्बर से हीट एक्सट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? तो इवापोरेटर। यानी इवापोरेटर इज ए मैकेनिकल heat exchanger which is used to extract the heat from a body which is to be cooled या which is to be maintained at lower temperature than surrounding। अब क्लियरली समझ गए होंगे। तो ये एक्सट्रैक्ट किया हीट को, और ये जो इवापोरेटर है, इवापोरेटर में ही आपका वर्किंग फ्लूइड होता है जिसका नाम है रेफ्रिजरेंट। इसी के अंदर क्या डाला हुआ रहता है? रेफ्रिजरेंट, जो कि क्या है? वर्किंग फ्लूइड। ये वर्किंग फ्लूइड है, ठीक है। अभी इतना ही समझिएगा। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट सारी चीज पढ़ेंगे। जैसे अमोनिया एक रेफ्रिजरेंट है। R12 फ्रीयन ग्रुप का रेफ्रिजरेंट है, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में होता है। अमोनिया जो आपका है, ये आपका कोल्ड स्टोरेज प्लांट में होता है। ये भी एक एप्लीकेशन में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होता है ना। लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट होगा, और टेम्परेचर जो उसका तो इसका होता है जनरली नेगेटिव टेम्परेचर में होता है। टेम्परेचर कम होगा, यहाँ का टेम्परेचर स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा, ये क्या करेगा? हायर टू लोअर हीट का फ्लो होगा, यानी एक्सट्रैक्ट करेगा। ये इसका एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या लगा हुआ होता है डियर? यहाँ पे एक फैन भी लगा होता है, यहाँ भी एक फैन लगा होता है।
ठीक है, फैन लगा देते हैं कि ताकि वो बिल्कुल भी सक जो है ना वो सक इजीली कर सके। तो रेफ्रिजरेंट क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेंट आपका जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बाय एब्जॉर्बिंग द हीट रेफ्रिजरेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद कंप्रेसर में चला जाता है डियर, जो कि कंप्रेसर जनरली जो है वो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेसर होता है, अब पीछे में खोल करके देखिएगा तो ब्लैक कलर का आपको रॉड सा नजर आएगा विच इज द रोटरी कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर जो है आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो होता है डियर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में वो कैसा होता है, तो रोटरी कंप्रेसर होता है, रोटरी कंप्रेसर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। चूंकि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी होता है, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे का यूनिट में ये आएगा, ठीक है। तो रोटरी कंप्रेसर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में इतना। अब कंप्रेसर क्या करता है कि जो वेपर रेफ्रिजरेंट है, जो वेपर रेफ्रिजरेंट है फ्रॉम इवापोरेटर, उसको कंप्रेस करता है। तो कंप्रेस ऐसे तो नहीं करेगा, तो कंप्रेस करने के लिए ये अपने में क्या बाहर से इस पे क्या दिया जाता है, अब बाहर से इस पे वर्क इनपुट दिया जाता है। क्या चीज, बाहर से वर्क इनपुट, जैसे हो सकता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, जनरली क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, अब इलेक्ट्रिसिटी का यानी वर्क इनपुट यहाँ पे इसका साफ्ट घूमेगा, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू दी मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में। और कंप्रेसर वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेस करेगा तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ा हुआ टेम्परेचर प्रेशर का जो रेफ्रिजरेंट है, वो रेफ्रिजरेंट को हम फर्दर यूज करना चाहते हैं इवेपोरेटर में। देखने एक साइकिल दिख रहा है डियर आपको डायग्राम में, तो फिर से यूज करना है तो इसको कहाँ ले जाते हैं, कंडेंसर में, और कंडेंसर हीट एक्सचेंजर डिवाइस है डियर, बिल्कुल आप ये चीज आपको बताया गया मैकेनिकल हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। तो कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर जो है आपका वो कंडेंसर वो हीट क्या करता है, रिलीज करता है, उससे हीट को एक्सट्रैक्ट करवाता है किधर की तरफ, एटमॉस्फेयर में, यानी बाहर की तरफ। तो एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज करेगा, तो जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो गेट्स कूल्ड होगा, और कूल होकर के यहाँ पे जो मिलेगा आपको, यहाँ पे किस फॉर्म में था आपका, तो वेपर फॉर्म में था, वेपर फॉर्म में था ना, वेपर फॉर्म ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट का कैसा फॉर्म था, वेपर था। अब यहाँ पे जो फॉर्म मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपका, लिक्विड फॉर्म हो जाएगा, किसका, रेफ्रिजरेंट का, रेफ्रिजरेंट का लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट बट टेम्परेचर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, यानी प्रेशर जो है जितना बढ़ा हुआ था वही रहता है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है, टेम्परेचर घट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कूल डाउन हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है, प्रेशर बिल्कुल भी इवेपोरेटर में जो स्टार्टिंग में प्रेशर था रेफ्रिजरेंट का, उतना ही प्रेशर में लाने के लिए क्या करते हैं, एक एक्सपेंशन वाल्व का यूज करते हैं। अपने घर के रेफ्रिजरेटर को ओपन कीजिएगा और देखिएगा एक आपका स्प्रिंग जैसा नजर आएगा, या फिर एक आपका वायर जैसा नजर आएगा, जिसका ट्यूब जो होगा बहुत फिन होगा, बहुत पतला सा ट्यूब होगा, और कुछ और नहीं है डियर, वो एक्सपेंशन वाल्व है। वो क्या है आपका, कॉपर का नजर आएगा, वो एक्सपेंशन वाल्व है। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, तो एक्सपेंशन वाल्व में जो प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो प्रेशर कंडेंसर कम नहीं किया, प्रेशर जितना था उतना ही बाहर निकाल दिया, टेम्परेचर सिर्फ कम किया कंडेंसर, तो प्रेशर को कम करता है, टेम्परेचर तो जो कम है वो टेम्परेचर को कम करने का काम एक्सपेंशन वाल्व नहीं करता है। उसके बाद जो है ये प्रेशर जो होता है वो इवापोरेटर का प्रेशर होता है, ऐसा डिजाइन किया जाता है। फिर इवापोरेटर में अगेन वो रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यूस साइकिल में चलता रहता है। इस टाइप से रेफ्रिजरेटर का चैम्बर किसमें मेंटेन होता है आपका, बिलो सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है, बिलो सराउंडिंग टेम्परेचर मेंटेन होता है, ये जनरली आपको बताया प्रोसेस। इसका डिटेल में हम लोग VCRS में और भी पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि ये चीज़ आप अभी क्लियर इसको कर ही रहे हैं, एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं कैसे कैसे क्या होगा। सबसे पहले एक आपका डिवाइस होगा जिसका नाम क्या होगा, रेफ्रिजरेटर, जो कि ये पूरा क्या है आपका रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है, एक बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है लोअर देन सराउंडिंग मतलब एटमॉस्फेयर हो गया। तो कैसे होगा, तो रेफ्रिजरेटर जो है एक्सट्रैक्ट करता है हीट फ्रॉम द बॉडी विच इज टू बी कूल्ड या विच इज टू बी मेंटेन एट द लोअर टेम्परेचर देन सराउंडिंग, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेटर इटसेल्फ ये काम करता है। तो रेफ्रिजरेटर में और भी पार्ट्स होंगे, तो पार्ट्स मेन कौन कौन है, इवापोरेटर, कॉम्प्रेसर, ये सीरीज में होगा, इवापोरेटर देन कॉम्प्रेसर देन कंडेंसर देन एक्सपेंशन वाल्व, 4 मेन पार्ट्स।
इवापोरेटर क्या करता है? इट इज ए मैकेनिकल हीट एक्सचेंजर विच इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द स्पेस विच इज टू बी कूल्ड। जिस स्पेस को कूल करना उससे ये हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। इन दिस ये वर्किंग फ्लूइड एज रेफ्रिजरेंट इज पुट डाउन। इसके अंदर वर्किंग फ्लूइड एज ए रेफ्रिजरेंट को जो है वो इसके अंदर रखा जाता है डियर। अब वर्किंग फ्लूइड क्या होगा? गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर बाय इवापोरेशन। इवापोरेट हो जाएगा मतलब वेपर में बन जाएगा। क्यों? चूंकि हीट एक्सट्रैक्ट किया, तो हीट एक्सट्रैक्ट किया रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि हीट एब्जॉर्ब किया ना, हीट मिला, तो हीट मिला तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ से फ्लो करने लगेगा ट्यूब में आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट, वेपर रेफ्रिजरेंट फ्लो करने लगेगा। वेपर रेफ्रिजरेंट कहाँ पे जाएगा? तो कंप्रेसर में जाएगा। फिर फर्दर कंप्रेसर में क्या होगा? कंप्रेसर में द वेपर रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस्ड, है ना, द वेपर रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली। फर्दर हम लोग VCRS में इस सब बातें को समझेंगे, थोड़ा आप चीज़ों को एक आइडिया आपको हो जाए फर्स्ट लेक्चर में, ताकि आपको ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। RAC काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप घर में देख सकते हैं डियर, आपको हम दिखाएंगे कि कहाँ पे क्या है। तो कंप्रेसर आपके घर में जो लगा हुआ है, रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है, रोटरी कंप्रेसर आपके घर में लगा हुआ है। अब कंप्रेसर ही है जिसको चलाने के लिए आप प्लग लगाते हैं या स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करने से इवापोरेटर, कंडेंसर, एक्सपेंशन नहीं, कंप्रेसर रन करता है। क्योंकि कंप्रेसर रन नहीं करेगा तो ये पूरा जो साइकिल है ये ब्लॉक हो जाएगा, मतलब साइकिल रन नहीं करेगा और इवापोरेटर कोई काम कर जो रेफ्रिजरेटर होगा वो वर्क नहीं करेगा, है ना, बिल्कुल भी। क्योंकि आप बिजली नहीं देते तो क्या काम करता है? क्या नेगेटिव डिवाइस है, इनपुट देना ही पड़ेगा। तो वर्क इनपुट इलेक्ट्रिसिटी दिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और कंप्रेसर रोटरी टाइप का है, मतलब रोटेट करेगा। और जो ब्लैक कलर में ना खोलिएगा इवापोरेटर तो नीचे ब्लैक कलर में होता है। बड़ा सा रेफ्रिजरेटर होता है, इंडस्ट्री का रेफ्रिजरेटर, उसमें रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर होता है। ये स्मॉल यूज के लिए रोटरी कंप्रेसर यूज करते हैं। इस सबका टाइप भी हम लोग फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कंप्रेसर का प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऑब्वियस है, कंप्रेस करने पे वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। वॉल्यूम घटता है तो क्या, बॉयल्स लो बताया था कि क्या प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब उसके बाद हमको फिर से रीयूज करना है इवापोरेटर के अंदर। चूंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट नहीं होगा तो कौन हमारा हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा? तो रेफ्रिजरेंट बार बार तो नहीं डाल सकते ना डियर, कि अभी डालें फिर थोड़ी देर तक ठंडा किया फिर थोड़ी देर बाद डालें, अरे तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा, बिल्कुल भी हम फेंक देंगे रेफ्रिजरेटर को, कोई काम का नहीं होगा। तो क्या करेंगे, फिर से रिसाइकल करना है डियर। तो क्या होगा, जो वेपर में कन्वर्ट हुआ वो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो कंडेंसर जो कि मैकेनिकल हीट एक्सचेंजर है, कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंस करेगा, नाम से ही कंडेंस करेगा। इट गेट्स कंडेंस द वेपर रेफ्रिजरेंट इनटू लिक्विड। और कंडेंस करेगा तो ये अपने से हीट को क्या करेगा, बाहर रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में। और यहाँ से हीट लिया, देखिए बाहर की तरफ रिलीज कर रहा है एटमॉस्फेयर में, और फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट होता है इसमें, बट टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। तो प्रेशर एज इट इज होगा, कंडेंसर में प्रेशर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा। फिर क्या है, इवापोरेटर में हमको रीयूज करने के लिए उसका प्रेशर अब बढ़ा हुआ है, क्योंकि कंप्रेसर में बढ़ गया है। तो रीयूज करने के लिए यदि उतना ही प्रेशर में रेफ्रिजरेंट को डाल देंगे, लिक्विड तो बन गया इवापोरेटर में, तो इवापोरेटर का ट्यूब होता है, इवापोरेटर में ट्यूब लगा होता है। तो ट्यूब क्या होगा, हीट एक्सचेंजर है, ट्यूब होगा तभी एक हीट एक्सचेंज हो पाएगा। तो ट्यूब लगा होता है तो ट्यूब क्या हो जाएगा आपका, फट सकता है, ट्यूब का चांसेस होगा ब्लास्ट करने, फटने का। तो इसीलिए प्रेशर, जितना प्रेशर में ये विथस्टैंड कर सकता है इवापोरेटर का, आपका इवापोरेटर का ट्यूब्स, उतना ही प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। और रिड्यूस करने का काम करेगा एक्सपेंशन वाल्व, एज नेम सजेस्टेड एक्सपेंशन, मतलब इसमें क्या होगा, प्रोसेस एक्सपेंशन का होगा, ठीक है। तो एक्सपैंड करेगा, प्रेशर ड्रॉप करेगा, टेम्परेचर ड्रॉप कर चुका था कंडेंसर में, फिर से हम इवापोरेटर में लाएंगे। साइकिल इसी वे में रन करेगा डियर, और कंटिन्यूअसली आपको जो है कूलिंग इफेक्ट देगा रेफ्रिजरेटर के चैम्बर में। और एसी में भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब एसी एयर कंडीशनिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो और भी उसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कुछ और भी पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पर मेन पार्ट्स ये 4 ही होते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी। या छोटा रेफ्रिजरेटर होगा, बड़ा रेफ्रिजरेटर होगा, कैसा भी रेफ्रिजरेटर होगा, हर एक रेफ्रिजरेटर में ये 4 मेन इक्विपमेंट होते हैं, जो 4 पार्ट्स होता है। और चारों पार्ट्स बिल्कुल भी इवापोरेटर के बाद कंप्रेसर इसी टाइप में अरेंज किया हुआ रहता है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे से और आसानी से इस बात को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर है, तो आखिर आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस आप बताइए, कैसे हम परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर दिस वन इज मोर
मोर एफिशिएंट देन दिस। आखिर कैसे कंपेयर करेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस डियर। तो परफॉर्मेंस के लिए हम लोग एक यूज करते हैं, आपको हम थर्मल इंजीनियरिंग में ही बताए हैं कि रेफ्रिजरेटर जो क्लॉसियस पे डिपेंड करता है, क्लॉसियस पे बेस्ड है, क्लॉसियस के प्रिंसिपल स्टेटमेंट पे बेस्ड है रेफ्रिजरेटर। तो क्लॉसियस के टाइम में हम लोग ईटा यूज नहीं करते हैं। ईटा जो कि एक नोटेशन होता है आपका हीट इंजन एफिशिएंसी निकालने का, ईटा यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं परफॉर्मेंस के लिए? COP। COP। चलिए अब COP ये सब के बारे में समझते हैं। यानी कि यूनिट ऑफ यदि हम बात करें तो सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस किससे? परफॉर्मेंस दिखाते हैं हम लोग COP से। COP का फुल फॉर्म होता है डियर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को एक और नाम से जानते हैं, आप इस नाम को भी याद रखिएगा, बहुत बच्चे नहीं जानते इस नाम को। EPR स्टैंड्स फॉर एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो डियर। एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। ठीक है, तो COP इज द रेशियो ऑफ, COP किसका रेशियो होता है? थोड़ा सा शॉर्टकट समझते हैं यहाँ पे। ये आपका रेफ्रिजरेटर इम्पोरेटर ये सब अभी नहीं लगाना है ना। ये आपका क्या होगा? लोअर टेम्परेचर होगा, TL होगा, लोअर टेम्परेचर होगा। और ये डियर कहाँ पे इसको बाहर करेगा? तो हाई टेम्परेचर में। ये क्या होगा? QH होगा, ये क्या होगा आपका? QL होगा। इसको चलाने के लिए बाहर से वर्क इनपुट दिया गया होगा। बिल्कुल यही होगा ब्लॉक डायग्राम, ऐसा ही होगा, एक रेफ्रिजरेटर होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि COP रेफ्रिजरेटर के लिए यदि हम कहेंगे कि COP किसके लिए? रेफ्रिजरेटर के लिए लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के लिए होता है डिजायर्ड इफेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा होगा ना। चलिए यहाँ पे समझते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट है। डिजायर्ड इफेक्ट टू द सी हियर COP क्या होगा? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। आप कहेंगे सर अब बताइए डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पे क्या हुआ? यदि आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर लगाएंगे, है ना, या इंडस्ट्री में होगा या एयर कंडीशनिंग सिस्टम होगा, तो इच्छा कहाँ से पूरा होगा? बहुत आसान तरीके से समझिए। तो आप कहेंगे सर मेरा इच्छा जो है वो टेम्परेचर कम करना है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम चाहते हैं कम करना, उतना कम हो जाएगा तो हमारा इच्छा जो होगा वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। यानी योर डिजायर्ड इफेक्ट इज लोअर हीट। योर डिजायर्ड इफेक्ट इज लोअर हीट। तो लोअर हीट आपका जब डिजायर्ड इफेक्ट होगा डियर, लोअर हीट आपका डिजायर्ड इफेक्ट होगा, तो आप कहेंगे कि सर डिजायर्ड इफेक्ट के जगह पे हम लोग लिख देंगे QL, है ना, QL लिखेंगे और डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब यहाँ पे यदि आप WIN लिखेंगे, देखिए ये हीट है, हीट भी एक एनर्जी है और वर्क भी एनर्जी, लेकिन दोनों का फॉर्म अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से आप समझते हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये टुवर्ड्स द सिस्टम है, अवे फ्रॉम द सिस्टम, टुवर्ड्स द सिस्टम। टुवर्ड्स द सिस्टम को पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द सिस्टम को नेगेटिव, इस तरह से आप लिखें। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, अब बिल्कुल भी रेड कलर से लिख देते हैं। टुवर्ड्स द सिस्टम को यहाँ से आप कह सकते हैं, देखिए टुवर्ड्स द सिस्टम को पॉजिटिव मानिए, तो WIN प्लस QL बराबर क्या हो सकता है? QH। एक इक्वेशन हो सकता है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे जितना एनर्जी यानी कि ये डिवाइस की तरफ हुआ है, बाहर भी उतना ही निकला होगा। एक आइडियल कंडीशन हम समझ लिए, एक आइडियल कंडीशन में, है ना। तो ये कहिए तो आपका एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगाए, एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके ऐसा कि एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना। तो यहाँ से आप कहेंगे कि सर W इनपुट जो है, बच्चे जैसा बात कर रहे हैं सर आप, W इनपुट बराबर जो है QH माइनस QL आया। ये तो एक बच्चा ही बता सकता है डियर कि कितना हीट रिमूव हुआ, कितना हीट आपका आया। मान लीजिए ये आपका 10 किलो जूल बाहर निकला है, ये आपका सपोज कीजिए 2 किलो जूल है, तो 10 माइनस 2 जो होगा यानी 8 किलो जूल इनपुट देना पड़ेगा। ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल लेंगे, न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे, है ना। तो वहाँ समझिए, तो आप कह सकते हैं कि सर इसको और अच्छे से आप लिख सकते हैं कि QL अपॉन QH माइनस QL, बिल्कुल भी लिख सकते हैं डियर। आप वहाँ पे देखिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक काम और भी
कि COP बराबर क्या हो गया, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, है बराबर क्या हो गया, QL अपॉन QH माइनस QL। और भी क्या हो सकता है, तो हो सकता है TL अपॉन TH माइनस TL। क्यों, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि हीट जो होता है वो फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का। इस बात को याद रखिएगा कि हीट टेम्परेचर का फंक्शन होता है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट निकल करके आ गया COP रेफ्रिजरेटर का, लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर माइनस लोअर, लोअर हीट डिवाइडेड बाय हायर माइनस लोअर हीट। जिस टर्म में आपके पास दिया होगा उसमें आपको डेटा को पुट कर देना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे कि टेम्परेचर जो है, एकदम ध्यान रखिएगा डियर, टेम्परेचर जो है वो आपको केल्विन में पुट करना है। टेम्परेचर मस्ट किस में लेना है, केल्विन में। इस चीज़ का ख्याल रखना आपको न्यूमेरिकल में कि टेम्परेचर किस में पुट करना है, केल्विन में पुट करना है। देखिए और भी होता है कि COP को जो है, COP को वो दूसरे तरीके से भी दिखाया गया है कि COP जो हो सकता है, COP रेफ्रिजरेटर का या AC का इज इक्वल टू होता है डिजायर्ड इफेक्ट। एक तो ये आसान तरीका हो गया, वर्क इनपुट, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का। क्या चीज़ का बात है, एक नया सा टर्म आया, डिजायर्ड इफेक्ट। तो आप समझ गए ना, यानी कि आप कहिएगा सब जब दोनों बराबर आप लिखें तो ऑब्वियस है डिजायर्ड इफेक्ट ही हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा। हम बोलेंगे हाँ डियर आप जो कह रहे हैं 100% सही कह रहे हैं, यानी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट RE है ना, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो कह सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पेस। ये कुछ और नहीं है डियर, क्या है, it is the amount of heat, it is the amount of heat extracted from the space which is to be cooled, ये कुछ और नहीं है, ये अमाउंट ऑफ हीट ही है डियर, ये अमाउंट ऑफ हीट है जो एक्सट्रैक्ट करते हैं आप। यानी कि आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं जितना अमाउंट हीट जो है आपका इवापोरेटर एक्सट्रैक्ट करता है, जितना अमाउंट स्पेस से, वही जो हुआ वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कर रहा है। यानी अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पेस विच इज टू बी कूल्ड। ये किसके थ्रू, तो कौन करता है, तो बाय द इवापोरेटर। आप कहेंगे तो ऑब्वियस है कि ये इवापोरेटर ये काम कर रहा है डियर रेफ्रिजरेटर में। इवापोरेटर एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है, कंप्रेसर कंप्रेस करता है, और कंडेंसर कूल करता है, एक्सपेंशन डिवाइस प्रेशर को कम करता है। एक सिंपल तरीके से आपको हम बताएं। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आप समझ गए यहाँ से। तो ये भी तरीका होगा इसको लिखने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से और भी फर्दर इसको लिखे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर से QL अपॉन QH माइनस क्या लिख सकते हैं, QL, और फिर TL अपॉन TH माइनस क्या लिख सकते हैं, TL लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सारी चीज़ें को यहाँ से आप समझें। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। कि आखिरकार परफॉर्मेंस तो आप बता दिए सर, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, यूनिट इसको कैसे लिखते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे कि आप फ्रिज जो है इतना टन का फ्रिज है, यानी कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है वो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी TR होता है। TR तो उसको समझते हैं, इसको मिटाते हैं डियर। थोड़ा सा यहाँ पे एक बात और भी समझ लीजिए, सी है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के बाद आप पढ़ सकते हैं रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी। रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी भी क्या है, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के टाइम में। तो रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी क्या होता है, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इनटू मास फ्लो रेट। देखिए मास फ्लो रेट है, एम डॉट का मतलब क्या होता है, मास फ्लो रेट, आप जानते हैं। अब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का जो वैल्यू है वो होता है किलो जूल पर किलोग्राम में, और ये क्या होगा, ये किलोग्राम पर सेकेंड होगा। किलोग्राम का किलो जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड क्या होगा, किलो वाट होगा, किलो वाट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का समझिएगा, चूंकि रेफ्रिजरेटिंग का वैल्यू जो है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का वैल्यू ये किलो जूल पर किलोग्राम देता है। इतना किलोग्राम को एक्सट्रैक्ट करने में इतना किलो जूल एनर्जी लगेगा। क्योंकि क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पेस विच इज टू बी कूल्ड।
तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा कि कुछ डिपेंड करेगा आपको क्वांटिटी पे। ज़्यादा क्वांटिटी का रेफ्रिजरेंट होगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगेगा उसको कूल करने के लिए। तो यानी कि किलो जूल पर किलोग्राम, यानी इतना किलोग्राम के लिए इतना किलो जूल आपको एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। इतना किलोग्राम से इतना किलो जूल एनर्जी एक्सट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं आप लोग? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। जितना अमाउंट आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक्सट्रैक्ट कराने में एनर्जी का भी जरूरत पड़ेगा, है ना। तो ये डिपेंड करेगा आपका मास पे कि मास कितना है आपका रेफ्रिजरेंट का। तो यहाँ से रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी समझ गए, जिसका किलो वाट हो सकता है, ये जूल में होता है, जूल पर केजी में होता है, तो ये आपका आता है वाट में आता है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट टॉपिक यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन तो समझिएगा, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है आपका, इसका जो यूनिट होता है वो होता है TR। TR जो होता है इसका क्या होता है? यूनिट। और TR को बोलते हैं टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। TR क्या होता है? रेफ्रिजरेशन का यूनिट होता है। तो जैसे आपको बोले डिफाइन 1 TR, ऐसा पूछता है डियर, डिफाइन 1 TR, है ना, या फिर डिफाइन TR, सिंपली डिफाइन TR, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इसको समझिए, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। सबसे पहले देखिए क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 टन, यानी कि 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम ऑफ वाटर at 0 degree Celsius to convert it into 0 degree Celsius ice, है ना, in 24 hours। देखिए ये बात को पूरे को समझिए। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, यानी कितना अमाउंट ऑफ हीट आप एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम 1000 किलोग्राम वाटर से, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में है स्टार्टिंग में डियर, टू कन्वर्ट, बहुत आसान है, टू कन्वर्ट इट इनटू 0 डिग्री सेल्सियस आइस। इस बात को ही समझना है, इस बात को ही समझना है। और ये कितना देर तक रहेगा आपका? 24 घंटे तक रहेगा, 24 घंटे तक रहेगा। यानी कि इसको हम समझते हैं सिंपली, जैसे सपोज कीजिए ये आपका 1000 किलोग्राम का आपके पास क्या है? वाटर है, 1000 किलोग्राम वाटर। और ये वाटर जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस में है वाटर, समझिएगा। लेटेंट हीट का बात यहाँ पे होगा। लेटेंट हीट क्या होता है? टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फेज चेंज होगा। यहाँ पे देखिए वाटर है, लिक्विड फेज में है, तो इससे कितना अमाउंट ऑफ हीट हम एक्सट्रैक्ट करें, कितना अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करें कि ये जो वाटर है 1000 किलोग्राम का, ये 1000 किलोग्राम तो रहे ही हमारा, लेकिन ये वाटर जो है ये क्या बन जाए? हमारा आइस बन जाए और 0 डिग्री सेल्सियस रहे। तो जो अमाउंट ऑफ हीट हुआ, जितना अमाउंट ऑफ हीट आप एक्सट्रैक्ट किए, ये कब तक एक्सट्रैक्ट करना है? 24 आवर्स तक एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसी अमाउंट ऑफ हीट को बोला जाता है 1 TR, 1 TR, ठीक है। 1000 किलोग्राम के पानी जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा कुछ बात है। देखिए अभी क्या होगा, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे एक वाटर है, ऐसे समझिए वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है यहाँ पे आपका? वाटर है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, इसको आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? ये वाटर है, इसको क्या बनाना है? बर्फ बनाना है। तो बर्फ बनाना है तो मतलब एनर्जी क्या एक्सट्रैक्ट करना होगा, इसलिए उल्टा दिखा रहे हैं। एनर्जी यहाँ से क्या करना पड़ रहा है? एनर्जी यहाँ से क्या करना पड़ रहा है? एनर्जी ऐसे दिखा दीजिए, चलिए एनर्जी को Q एक्सट्रैक्ट किए, सिंपल बात है, Q एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है। तो ये बन गया, यही बन गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस आइस बन गया, 0 डिग्री सेल्सियस आइस बन गया। ये जो Q है ना, यहाँ पे कैसा हीट होगा? ये ऑब्वियस है, लेटेंट हीट होगा। लेटेंट हीट मतलब होता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या हुआ कि फेज में चेंज होगा। देखिए यहाँ से यहाँ क्या हुआ डियर? तो यहाँ से आप कहेंगे तो फेज चेंज अकर, फेज चेंज अकर्स बट नो टेम्परेचर चेंज, बट नो टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर में चेंज हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वाटर से आइस बन गया। वाटर से आइस, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, आइस आपका क्या हो गया? सॉलिड में। ये आपका क्या था?
ये आपका देखिए ये लिक्विड फॉर्म में है डियर, लेकिन ये आपका कैसा फॉर्म हो गया, सॉलिड फॉर्म हो गया। तो लिक्विड से सॉलिड बन गया तो फॉर्म तो चेंज हुआ, फेज तो चेंज हो गया, लेकिन आपका टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, यानी कि लेटेंट हीट का वैल्यू है। ये लेटेंट हीट का वैल्यू है, यहाँ पे जो भी है गुप्त ऊष्मा का वैल्यू है। तो इसी हीट को बोला जाता है 1 TR यानी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो देखिए इसको हम आगे और भी समझते हैं इस तरीके से कि 1 TR इज इक्वल टू कितना होता है आपका। देखिए समझते हैं 1 TR बराबर अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड है, कितना था आपका 1000 किलोग्राम था डियर, 1000 किलोग्राम था। देखिए याद रखिएगा लेटेंट हीट जो होता है ना वो लगभग होता है 336 आपका होता है 336 लेटेंट हीट आपका होता है आइस का, ठीक है। और कितने टाइम के लिए ये रहा था 24 आवर्स। तो यहाँ से आप बात करेंगे लेटेंट हीट का जो यूनिट होता है वो होता है किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से किलोग्राम भी कट सकता है, कट जाएगा। अब देखिए कितना हो रहा है 1000 इंटू 336 किलो जूल सिर्फ बच गया डियर, डिवाइडेड बाई 24 आवर्स है। तो 24 गुने 60 इंटू 60 कर दें यदि इसको हम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा डियर, देखिए सेकंड में, लेकिन मिनट में किलो जूल पर मिनट में रखें तो किलो जूल पर मिनट में कितना होगा वैल्यू, ये सेकंड में बात करें। देखिए इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, चलिए कैलकुलेटर से इस वैल्यू को कैलकुलेट करके आपको बतलाते हैं। देखिए कितना हो रहा है 1000 इंटू 336 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 3600। तो देखिए ये जो वैल्यू आता है ये आता है 3.88। देखिए कैलकुलेट करके इसको, ये वैल्यू आ रहा है 3.88 लगभग आ रहा है, ठीक है। किलो जूल और नीचे में क्या हो गया सेकंड, किलो जूल सेकंड मिल करके क्या बनेगा आपको मालूम है कि किलो वाट बनेगा, यानी 1 TR बराबर, वाह रे वाह बहुत मजा आ गया। 1 TR का वैल्यू निकल करके आ गया, लेकिन ये वैल्यू यूज हम लोग नहीं करते हैं ये, लेकिन बट प्रैक्टिकली जो होता है, बट प्रैक्टिकली देखिए ये बात को याद रखिएगा बच्चे, बट प्रैक्टिकली जो हम लोग यूज करते हैं वैल्यू वो 1 TR बराबर जो यूज करते हैं वो 3.5 किलोवाट अप्रॉक्स यूज करते हैं। ये वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप यहाँ से इसको फिजिकली समझिए 1 TR यानी कि लगभग 3.5 किलोवाट लगेगा। 3.5 किलोवाट का मतलब कितना हुआ 35 यानी 3500 वाट, ठीक है। यानी इसको और भी बोल सकते हैं 3500 जूल पर सेकेंड, यानी कि आप समझिए 1 सेकेंड में लगभग 3500 जूल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना होगा 1000 किलोग्राम पानी से। ये ऐसा 24 घंटे तक जब आप करेंगे तो वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है वो बिल्कुल भी क्या कंडेंस होकर के बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 1 सेकेंड में आपको एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ेगा 3500 जूल एनर्जी। इतना हीट एक्सट्रैक्ट करना होगा उस सिस्टम से, उस बॉडी से जिसको आप 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही मज़े में, आप बहुत ही मस्ती में आप इस बात को सीख लिए होंगे। 3.88 आता है, लेकिन इसका हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं 3.5 किलोवाट। और भी इसको समझ लीजिए कि 1 TR का जो वैल्यू है, 1 TR का वैल्यू, इसको यदि आप 3.5 को आप यदि 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि किलोवाट का मतलब किलो जूल सेकेंड, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 210, यानी इसको कर सकते हैं किलो जूल पर मिनट आएगा। ये भी वैल्यू यूज किया जाता है। अब जैसे भी कन्वर्ट करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो भी हम डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर। आप बहुत ही मौज मस्ती के साथ मस्ती खेलते कूदते आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन रेफ्रिजरेटर, जो कि हम ऑलरेडी थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस सब्जेक्ट में अगेन पढ़ना है हम लोग देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन एंड हीट पंप। तुरंत में जल्दी से देखते हैं डियर। चलिए हेडिंग बनाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन। देखिए शॉर्टकट HE हीट इंजन आप लिख लीजिएगा, हीट इंजन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। इस बात को समझिएगा। तो देखिए यहाँ से जल्दी समझते हैं हीट इंजन के लिए सबसे पहले हीट इंजन क्या है, तो ये थर्मल में हम पढ़ भी चुके हैं। हीट इंजन एक डिवाइस है जो क्या करता है, जिसमें
एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वो किधर से किधर होता है, हायर से लोअर की तरफ। देखिए ये केल्विन बतलाया था, है ना, यानी ये आपका होगा सोर्स और ये होगा डियर क्या आपका सिंक होगा, ये होगा QL होगा। तो ये क्या देगा आपको, बहुत ही, जब भी ये हायर से लोअर की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर करेगा तो आपको मजा देगा डियर, यानी मजा देने वाला डिवाइस जो होगा, आप शॉर्टकट ऐसे याद रख सकते हैं अपने मौज मस्ती, मजा देने वाला डिवाइस को यानी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस जो कहलाएगा हीट इंजन होगा, और मजा लेगा वो आपका रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग और हीट पंप होगा। तो ये वर्क आउटपुट देगा, क्या देगा, वर्क आउटपुट, समझ पा रहे हैं, वर्क आउटपुट। तो हीट इंजन में आपका हो गया जैसे ऑटो साइकिल, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, कार्बोन साइकिल, ये सब आपका हीट इंजन है, ठीक है। एक आपका ब्लॉक डायग्राम ये बनाया है, यहाँ से आपका ये केल्विन से हीट इंजन का जो कॉन्सेप्ट है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा बताते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो, उसमें भी कौन सा, केल्विन स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये सब बात आप पहले भी पढ़े हैं, फिर से बता दें। यहाँ से आप यदि एफिशिएंसी निकालिएगा तो इसको पढ़ते हैं डियर ईटा, इसको क्या पढ़ते हैं, ईटा। तो ईटा इज इक्वल टू क्या होगा, अब जानते हैं आउटपुट बाय इनपुट होता है बच्चे, अब ये तो बचपन से आपको सिखाया गया बच्चे, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट का वैल्यू कितना हो गया, तो आउटपुट कहिएगा सर जो मिला वही तो आउटपुट हुआ, यानी कि ये आउट, और इनपुट कितना हुआ, अब कहेंगे सर इनपुट जो हायर हीट है यही हमारा क्या है, यही हमारा इनपुट है। तो अब हम फिर से बोलेंगे कि एफिशिएंसी का वैल्यू बताइए कि टर्म में, तो आप बोलेंगे कि सर देखिए वर्क आउटपुट को हम चेंज करेंगे, तो क्या है, ये भी टुवर्ड्स द सिस्टम, ये अवे फ्रॉम द सिस्टम, ये अवे फ्रॉम द सिस्टम। तो यहाँ से आप समझेंगे अवे फ्रॉम द सिस्टम को हम लोग प्लस लिख देंगे, यानी कि क्या होगा, QL होगा, अवे फ्रॉम द सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा, QH होगा। तो आप कहेंगे कि सर आउट का जो वैल्यू होगा, वर्क आउटपुट का जो वैल्यू होगा वो कुछ और नहीं होगा, हायर हीट माइनस लोअर हीट, हायर हीट माइनस लोअर हीट। तो यहाँ पे करेंगे डियर हायर हीट माइनस लोअर हीट डिवाइडेड बाय हायर हीट। यहाँ से आप टेम्परेचर का फंक्शन होता है इसलिए लिख सकते हैं हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर। ध्यान रहे टेम्परेचर हमेशा आपको लेना है केल्विन में, ये क्लियर होना चाहिए, आप केल्विन में ही लेना है आपको। तो एफिशिएंसी बराबर जो आया, आप कहेंगे कि सर आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, देखिए इतना डिवाइडेड बाय इतना, तो 1 माइनस लोअर डिवाइडेड बाय हायर, या फिर आप बोल सकते हैं TH माइनस TL डिवाइडेड बाय TH। इसको आप एकदम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, या फिर हीट के टर्म में ये फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका हो गया हीट इंजन। हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन इज ए डिवाइस विच ट्रांसफर्स द एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी एंड गिविंग मी द यूजफुल वर्क आउटपुट। ऐसे समझिएगा, ये क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ जब ट्रांसफर करेगा तो हम लोग को देगा गिविंग अस दी वर्क आउटपुट। ये वर्क आउटपुट देते हुए जाएगा, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। चलिए यहाँ पे निकल गया। अगला हम लोग देखते हैं हीट इंजन के बाद नेक्स्ट जो आपका होगा रेफ्रिजरेटर, तो समझ ही गए हैं। तो हीट पंप यहाँ सब देख लेते हैं, हीट पंप HP हीट पंप क्या होगा, ब्लॉक डायग्राम से ये आपका सपोज कीजिए हीट पंप है। हीट पंप भी आपको बता चुके हैं, क्लॉसियस पे है, ये कौन सा होगा, लोअर टेम्परेचर, और इधर क्या होगा, ये आपका हायर टेम्परेचर होगा, ये आपका क्या होगा डियर, ये सोर्स होगा, और ये क्या होगा डियर, सिंक होगा। यहाँ लोअर हीट होगा और यहाँ पे क्या होगा, हायर। आपको मालूम है कि हीट पंप चलाने के लिए आपको बाहर से देना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉसियस का है, नेगेटिव डिवाइस है। तो यहाँ से आप सब अप्लाई किए, आप इनपुट है ना, इनपुट। तो इनपुट दिए हीट पंप को। अब देखिए हीट पंप क्लॉसियस में ही क्या होता है, केल्विन में हम लोग ईटा यूज करते हैं, लेकिन क्लॉसियस में क्या यूज करते हैं, COP। तो COP बराबर क्या होगा, फिर से आप कहेंगे कि सर ये बात तो बता चुके हैं, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट का वैल्यू कितना होगा, इच्छा। देखिए वर्क हीट पंप है, हीट पंप मतलब क्या हुआ, इट पंपिंग द हीट, इट इज यूज टू पंप द हीट, पंप द हीट used in winter season to warm the room। समझ में आ रहा है ना, वार्म करने के लिए रूम को विंटर सीजन में ही बेसिकली यूज करते हैं, हीट करते हैं पंप को। तो डिजायर्ड इफेक्ट। अब कहेगा सर इच्छा ठंडा कर देगा रूम को तो मज़ा थोड़ी ना आएगा सर, ठंडा करता है तो मज़ा कब आता है, जब रेफ्रिजरेटर और AC लगा होता है। तो ये तो हीट पंप है, तो हमको मज़ा तभी आएगा ठंडे के दिन में जब गरम गरम हवा मिलेगा, हमको गरम गरम हवा मिलेगा, मतलब दिस इज योर डिजायर्ड इफेक्ट,
दिस इज योर डिजायर्ड इफेक्ट डियर। तो डिजायर्ड इफेक्ट कौन हुआ, आप कहेंगे QH हुआ। और इनपुट पहले जैसा ही कैसे हो गया, इन लिख दिए। अब यहाँ से इनपुट देखिएगा तो वही टुवर्ड्स द सिस्टम अवे फ्रॉम द सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट लगा करके आप देखेंगे कितना होगा, QH माइनस QL होगा। इसको और टेम्परेचर के फॉर्म में लिखिए तो TH डिवाइडेड बाई TH माइनस TL होगा। ये COP जो है वो हीट पंप का है, ठीक है। यहाँ से उम्मीद करते हैं कि COP हीट पंप क्या होता है, हीट पंप इज ए डिवाइस विच पंप्स द हीट एंड यूज्ड इन द विंटर सीजन टू वार्म अप द रूम। और हीट पंप में क्या होता है, इट ट्रांसफर्स द हीट फ्रॉम लोअर टू हायर, है ना, लोअर टू हायर, एंड आवर डिजायर्ड इफेक्ट इज द हायर टेम्परेचर या मेंटेनिंग द हायर टेम्परेचर। जैसे मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर डिजायर्ड इफेक्ट होता है कहाँ पे आपका, रेफ्रिजरेटर, उसका उल्टा मेंटेनिंग द हायर टेम्परेचर क्या होगा, हीट पंप का होगा, डिजायर्ड इफेक्ट होगा। तीनों में रिलेशन देखें डियर, तीनों में रिलेशन, तो यहाँ पे टेम्परेचर हम तीनों में आपको क्या पुट करना है, तो तीनों में केल्विन में होगा। रिलेशन देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। देखिए इसमें रिलेशन देखने जा रहे हैं, तो रिलेशन क्या होगा, आप देख लीजिए कि COP जो है वो रेफ्रिजरेटर का कितना है, तो COP रेफ्रिजरेटर का कितना हुआ, TL अपॉन TH माइनस TL। और भी देखिए COP यदि हीट पंप का देखिए तो हीट पंप का कितना था, TH डिजायर्ड इफेक्ट। देखिए याद रखना आसान होगा, डिजायर्ड इफेक्ट ऊपर होता है, डिजायर्ड लोअर से और डिजायर्ड इसमें हायर से, TH माइनस TL। एंड ईटा जो है हीट इंजन का वो क्या था डियर, तो ईटा जो था वो आपका कितना था, TH माइनस TL डिवाइडेड बाई TH था। यहाँ से आप रिलेशन ढूंढे तो आपको नजर आएगा, कहिएगा सर ये दोनों तो उल्टा है एक दूसरे का, रिवर्स है, बिल्कुल रिवर्स है। तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे कह सकते हैं कि COP जो होगा वो हीट पंप का जो होगा वो 1 अपॉन होगा एफिशिएंसी हीट इंजन, कह सकते हैं। देखिए इसका वैल्यू को पलट देंगे तो बन जाएगा ये वैल्यू। और भी देखिए जरा, और भी देखिए, इज इक्वल टू जरा समझिए, रेफ्रिजरेटर में +1 कर दें, रेफ्रिजरेटर +1, तो +1 करेंगे तो क्या होगा, यानी कि COP रेफ्रिजरेटर का +1, यही रिलेशन है। आप देखिए इसमें +1 करके डियर, यहाँ पे +1 कीजिए, तो +1 करेंगे तो क्या होगा, TL TH माइनस TL +1, इसमें जोड़ दिए +1, इसके बराबर आएगा। देखिए TL रहेगा और प्लस LCM लेंगे तो ऊपर क्या होगा, TH माइनस TL, ये दोनों कैंसल आउट, नीचे में क्या होगा, TH माइनस TL। देखिए बच क्या रहा है, TH, देखिए TH डिवाइडेड बाई TH माइनस TL, जो कि किसका है, COP हीट पंप का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस इसका एक कंडीशन है कि लोअर टेम्परेचर, सॉरी हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर मस्ट बी सेम फॉर ऑल, ये सब के लिए, एंड इन केल्विन। ये बात अच्छे से याद रखिएगा, मस्ट बी सेम फॉर ऑल का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि रेफ्रिजरेटर है, मजा ही आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर है तो उसका हायर कुछ और लोअर कुछ और, इसका हायर कुछ और लोअर, इसका भी हायर लोअर कुछ और आप कंपेयर करने चले हैं तो कंपेयर कभी होगा क्या, पैरामीटर हायर लोअर का क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा और केल्विन में ही रखना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन वैलिड होगा डियर, तभी ये रिलेशन वैलिड होगा कि COP हीट पंप का जो होगा वो 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन और COP रेफ्रिजरेटर +1 होगा, यानी एक यूनिट स्टेप से। ठीक है, अब आप थोड़ा सा कुछ और भी यहाँ पे नॉलेज का बात हम लास्ट में बता देते हैं और इस लेक्चर को यहाँ से फिनिश करेंगे डियर। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी बातें करेंगे, जैसे कि आप COP देखें, COP क्या था आपका, परफॉर्मेंस था। ये क्या बतलाता है आपका, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस बतलाता है, से परफॉर्मेंस बतलाता है। तो परफॉर्मेंस में क्या था, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। और ये याद रखिएगा, इतना बात पता चला है कि इनपुट जितना ज़्यादा कम होगा डियर, COP क्या होगा उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या हुआ, मज़ा आया, आ गया। देखिए वर्क इनपुट कम तो COP बढ़ गया, यही तो था। और इनपुट किस में देते हैं, हम आपको बताए हैं कि इनपुट हमेशा कॉम्प्रेसर, तो कॉम्प्रेसर में आप चाहेंगे, यानी कि आप मार्केट गए डियर, आपको मिला एक COP, एक का मार्केट गए तो COP एक का मान लीजिए है आपका, COP सपोज कीजिए 1 है,
किसी का COP जो आपका है वो कितना, सपोज कीजिए 1.5 है और COP 2 है, ये सपोज कर लिए COP 3 है। तो कौन आप खरीदेंगे, आप कौन खरीदेंगे? कहिएगा सर ज़्यादा वाला COP खरीदेंगे। आप कहेंगे क्यों खरीदे ज़्यादा? आप कहेंगे सर COP जिसका ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा। COP ज़्यादा कहने का मतलब लेस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिग्निफिकेंस ऑफ मोर COP मीन्स लेस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको नोट कर लीजिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ मोर COP मीन्स लेस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेस कंजम्पशन ऑफ वर्क इनपुट। और दिस इज द डिजायर्ड वैल्यू एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो हैं मेरे से जुड़ सकें और अच्छे से हम उनको, सारे लोगों को पढ़ा सकें बिल्कुल भी, और सारे लोगों को खुश कर सकें। ठीक है, यहाँ तक के लिए आज के लिए यहीं पे। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी बातें करेंगे जिसमें आइस रेफ्रिजरेशन और भी कुछ रेफ्रिजरेशन का है, VCRS, VRS, ये सब साइकिल डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए आप अच्छे से रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी